चलो कर दो। कल हमने बात की थी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट, द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, कैसे किसी चीज़ की कॉस्ट का डिसाइड होता है। कल हमने इसके बारे में बात की थी जिसमें था मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। ये तीनों मिलकर किसी भी चीज़ की कॉस्ट का निर्धारण करते हैं। तीनों ही प्रकार के जो मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस सभी होते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। देन कल हमने बात की थी कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों मिलकर कहलाते हैं प्राइम कॉस्ट, मूल लागत। प्राइम कॉस्ट ऑफ द एनी प्रोडक्ट, प्राइम कॉस्ट ऑफ द एनी प्रोडक्ट, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये आते हैं। और इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों मिलकर कहलाते हैं ओवरहेड्स। ओवरहेड्स जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ऊपरी व्यय। तो जनरल भाषा में हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्शन में ये उसकी मूल लागत है और ये इसके और खर्चे जो हैं उनको हम ओवरहेड्स बोलते हैं। लेकिन ये जो अपन लेखों में, खातों में इसको किस प्रकार शो करते हैं, लेखांकन में इसको किस तरह शो करते हैं, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा द कॉस्ट शीट, प्रेजेंटेशन ऑफ द प्राइम कॉस्ट, ओवरहेड्स, टोटल कॉस्ट इन द अकाउंट्स। तो वी शुड नो अबाउट द कॉस्ट शीट। फर्स्टली द परफॉर्मा ऑफ कॉस्ट शीट, सबसे पहले इसको हमें कॉस्ट शीट में दर्शाना होता है। तो उसके कॉस्ट शीट का परफॉर्मा क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर जिस तरह इसकी इंफॉर्मेशंस होती हैं उस तरह उसमें हम शो कर सकते हैं। सबसे पहले कॉस्ट शीट में दिखा जाएगा डायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल्स, डायरेक्ट मटेरियल, फिर डायरेक्ट लेबर, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये क्या होते हैं, इसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था कि डायरेक्ट मटेरियल किसको बोलते हैं मटेरियल में से, और इनडायरेक्ट किसको बोलते हैं। इसी तरह लेबर और इसी तरह एक्सपेंसेस। जो डायरेक्ट होंगे वो सब पहले लिखा जाएगा और वो यहाँ पर कहलाएगी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मूल लागत, प्राइम कॉस्ट, मूल लागत। प्राइम कॉस्ट में ऐड किया जाएगा वर्क्स ऑब्लिक फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क्स ऑब्लिक फैक्ट्री ओवरहेड। देखिए फैक्ट्री से रिलेटेड जो ओवरहेड होंगे, कारखाने से संबंधित जो खर्चे होंगे, उनको हम इस वर्क्स ऑब्लिक फैक्ट्री ओवरहेड में शो करेंगे। चाहे आप वर्क्स लिख दीजिए चाहे फैक्ट्री लिख दीजिए, सेम। तो जितने भी फैक्ट्री के ओवरहेड होंगे, मान लीजिए 2, 3, 4 होंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे हम अभी परफॉर्मा बता रहे हैं उसका, और यहाँ पर उसका टोटल आ जाएगा सबका। और यहाँ पर टोटल होने के बाद में जब प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर दिया जाएगा, तब जो वो कॉस्ट होगी टोटल, वो होगी फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट। अगर आप यहाँ वर्क्स नाम देते हैं तो यहाँ पर भी आपको वर्क्स लिखना पड़ेगा, यहाँ फैक्ट्री और नाम देते हैं तो यहाँ पे फैक्ट्री लिखना पड़ेगा। तो ये है फैक्ट्री ओवरहेड। और अब ऐड करिए इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जिसको ऑफिस ओवरहेड भी बोलते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी बोलते हैं। अगर उसमें जितने भी हैं 2-4 तो वो सब नाम लिखकर यहाँ पर और टोटल हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। जब फैक्ट्री कॉस्ट में ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड कर दिए जाएंगे तो वो कहलाएगा कॉस्ट ऑफ आउटपुट, कॉस्ट ऑफ आउटपुट। यह है
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल दीजिए, कॉस्ट ऑफ आउटपुट बोल दीजिए, एक ही बात। ऐड करेंगे अब इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिनिश्ड गुड्स? इन द कमर्शियल लैंग्वेज फिनिश्ड गुड्स को ऐड के ओपनिंग बैलेंस को ऐड करेंगे, ओपनिंग बैलेंस के अमाउंट को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स? इन द कमर्शियल लैंग्वेज फिनिश्ड गुड्स का मतलब है तैयार माल, खत्म माल नहीं, तैयार माल। तैयार माल का मतलब होता है हमें जिस अवस्था में मार्केट में उस प्रोडक्शन को सप्लाई करना है, उस अवस्था में वो कंप्लीट रेडी है, वो अगर आपके पास ओपनिंग स्टॉक उसका पहले का पड़ा है, जब आप उसी तरह का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो इट मे बी पॉसिबल कि आपके पास में कुछ ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का तैयार माल का भी रखा हुआ हो सकता है। तो उसको हम कॉस्ट शीट में यहाँ शो करेंगे एट ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का अमाउंट यहाँ पर करेंगे। इसमें ऐड होने के बाद में लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अगर मान लीजिए आपके इस साल कोई क्लोजिंग स्टॉक है, कोई बिना सप्लाई करे हुए रह गया है, बिना बिके हुए रह गया है, तो वो गुड्स जो है वो कहलाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को हम यहाँ पर लेस कर देंगे। तो अब जो यहाँ पर अमाउंट होगा वो होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जो हम इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, बेचे गए माल की लागत। जो माल बिक गया, ये बिक गया, ये कहाँ से शो हुआ? ये इसलिए हुआ कि जब हमने ओपनिंग स्टॉक ऑफ तैयार माल का जो ओपनिंग स्टॉक था उसको हमने ऐड कर लिया और तैयार माल का ही क्लोजिंग स्टॉक था उसको हमने लेस कर दिया। तो इसका मतलब जब उनका भी एडजस्टमेंट हो चुका तो इसका मतलब अब आपके पास जो बिका हुआ माल है उसकी कॉस्ट है, तो इसलिए इसको कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचे गए माल की लागत। अब इसमें देखिए बेचे गए माल की लागत, फिर इसमें आगे और ऐड होगा। अभी मैं यहाँ पर इसको इरेज नहीं कर सकता क्योंकि ये इसमें और एडजस्टमेंट करने हैं, इसलिए मैं इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से वापस ऊपर आता हूँ पहले कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद में वैसे इसमें ऐड किया जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करने के बाद में और फिर आएगा द टोटल कॉस्ट, तो वो टोटल कॉस्ट हो जाएगी। तो इसलिए इसमें आपको ये टोटल कॉस्ट तक होता है, फिर कॉस्ट में अगर प्रॉफिट जुड़ जाएगा तो वो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। लेकिन अभी मान लीजिए एक फिगर आता है WIP, एक वर्ड आता है WIP। WIP का मतलब है वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। WIP के ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों हो सकता है WIP का। तो अगर मान लीजिए WIP के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं है तो हमें उसको वर्क्स कॉस्ट से पहले इसको शो करना होता है, यहाँ पर करना होता है ऐड ओपनिंग WIP और लेस करना होता है क्लोजिंग WIP, और वो ऐड और लेस करने के बाद में जो नेट अमाउंट होता है वो हमें इधर ट्रांसफर करना होता है। तो अगर हमें WIP के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि WIP किसका है, वर्क इन प्रोग्रेस किसका है, जो माल जो न पूरा बना है माल न अभी न कच्चा है, तो वो किसका है, तो फिर हमें इसे वर्क कॉस्ट से पहले करना होगा। और अगर WIP के बारे में आपको क्लियर लिखा हुआ हो कि ये मटेरियल का WIP है या लेबर का है या इसका है, तो इसी के साथ में ओपनिंग को ऐड करेंगे और क्लोजिंग को लेस करेंगे। इसी तरह इसमें तो यहाँ पर ये एडजस्टमेंट आएगा बीच में एक कॉस्ट शीट में, परफॉर्मा में ये कंप्लीट बात होगी। फिर जिस प्रॉब्लम में या जिसको हम सॉल्व करेंगे उसमें जो जो चीज़ें होंगी वो आ जाएगी, जो नहीं होंगी वो नहीं आएगी। अब इसमें एक बात और आएगी बीच में, सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप का मतलब ये है कि जो कारखाने में जिस तरह के आइटम बनते हैं उसका बचा कुचा माल कुछ अलग कटा छटा रह जाता है, तो उसको भी क्या बेचा जा सकता है? सेल ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप को क्या बेचा जा सकता है? अगर स्क्रैप को बेचा जाएगा तो उससे कॉस्ट कम होगी। टोटल कॉस्ट में
उससे कॉस्ट कम हो जाएगी अगर स्क्रैप को बेचा जाएगा। तो वो स्क्रैप को जो बेचा जाएगा उससे जो इनकम होगी उससे टोटल कॉस्ट इफेक्टेड होगी और टोटल कॉस्ट कम होगी। टोटल कॉस्ट कम होगी तो उसको हमें सेल ऑफ स्क्रैप को कहाँ शो करें? सेल ऑफ स्क्रैप को यहीं पर वर्क कॉस्ट से पहले यहीं पर शो करना पड़ेगा। वर्क कॉस्ट से पहले, बाद में आएगी वर्क कॉस्ट, यहाँ पर आएगा लेस सेल ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप को सेल ऑफ स्क्रैप को लेस करने के बाद में फिर जो कॉस्ट आएगी वो होगी वर्क्स कॉस्ट। ये वर्क्स या फैक्ट्री कॉस्ट होगी। चलिए ये जो एडजस्टमेंट थे ये बीच में आते हैं। अब इसके बाद में मैं वापस वहीं आता हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पर आ गया। अब इसमें ऐड कर दिया जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अभी मैं यहाँ पर इसको वापस एक बार यहीं लेता हूँ, नीचे आपके आएगा नहीं, दिखाई नहीं देगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ तक वापस आ जाइए आप। इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड जोड़ दिए जाएंगे, दो चार अंकों को ऐड करके जोड़ दिए जाएंगे। अब यहाँ पर जो ये आएगी ये कहलाएगी टोटल कॉस्ट। अब कॉस्ट में अगर हम नेट प्रॉफिट जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे कि कितना आपको प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, कितना लेना चाहते हैं, तो वो जो इस कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, दिस इज द अमाउंट कॉल्ड द सेलिंग प्राइस, सेल्स प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो इस प्रकार ये कॉस्ट शीट में जो इनके दिखाया जाता है, इसको दर्शाया जाता है डायरेक्ट, इसको प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड्स को वो इस तरह से शो किया जाता है। कल अपन इसके बारे में एक क्वेश्चन लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे।